मोदी सरकार आपके फोन के साथ क्या करना चाहती है, जासूसी या सुरक्षा? बीते 24 घंटे में संचार साथी ऐप को लेकर क्या बवाल हुआ? एक दिन पहले जिस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करने का आदेश आया, उस पर सरकार ने यू टर्न क्यों लिया और इसके बाद भी कौन सी चिंताएं बरकरार हैं? अगर यूजर इस ऐप को अपने फोन से हटा सकते हैं तो सरकार इंस्टॉल ही क्यों करवा रही है? आज के शो में इन्हीं जरूर सवालों के जवाब तलाशेंगे, क्योंकि आपका फोन अब सिर्फ फोन नहीं है, ये चलता फिरता दस्तावेज है आपके होने का। बैंक रिकॉर्ड से लेकर हेल्थ रिकॉर्ड, निजी तस्वीरें और तमाम जरूरी जानकारियों तक सब कुछ एक छोटे से डब्बे में कैद। ऐसे में इस मुद्दे पर बात होना बेहद जरूरी है। संचार साथी ऐप में डेटा एक्सेस को लेकर क्या चिंताएं जताई जा रही हैं, कॉल लॉग से लेकर लोकेशन ट्रैकिंग तक, सब पर विस्तार से बात करेंगे, एक्सपर्ट से समझेंगे। साथ ही बात करेंगे आज संसद में क्या हुआ, चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन वंदे मातरम के बाद देश की और भी बड़ी खबरें हैं, उनका भी जिक्र होगा। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. सीधे मुद्दे पर आते हैं। संचार साथी ऐप पर केंद्र सरकार की सफाई आ गई है, लेकिन बवाल अभी थमा नहीं, क्योंकि सफाई पर्याप्त नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी के जिस ओरिजिनल नोटिफिकेशन की वजह से सारा विवाद शुरू हुआ, वो अभी भी जस का तस है। शो तैयार किए जाने तक इस आदेश में किसी सुधार या इसे पूरी तरह से वापस किए जाने के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। अभी आपकी स्क्रीन पर इसी आदेश की तस्वीरें चल रही हैं। आदेश के लिए हवाला दिया गया साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स का। ओरिजिनल नोटिफिकेशन में स्मार्टफोन मेकर्स और इंपोर्टर्स से कहा गया कि मार्च 2026 तक हर नए डिवाइस में यानी हर नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए और पुराने में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 90 दिन में इंप्लीमेंट करो और 120 दिन के अंदर रिपोर्ट लेकर आओ, ये आदेश है। इस आदेश के पॉइंट नंबर 7B की खासी चर्चा हुई, जिसमें कहा गया कि ऐप को इस तरह से इंस्टॉल करना है कि यूजर चाहे भी तो इसे डिलीट ना कर पाए और जो भी एक्सेस ये मांग रहा है उसको भी ब्लॉक ना कर पाए। जो भी एक्सेस मतलब आपके फोन का कैमरा, फोटो, कॉन्टैक्ट, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन इत्यादि। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि ये सब साइबर सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, लोगों को डिजिटल अरेस्ट और दूसरे तरह के साइबर घोटालों से बचाने के लिए, उनके नाम पर हो रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान दिलाई गई, जनहित से जुड़े इतने बड़े मुद्दे की सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई, सिर्फ चुपचाप एक ऑर्डर आ गया और जिसकी खबर भी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी। 1 दिसंबर की शाम से यह सरकारी आदेश जंगल में आग की तरह फैला और सोशल मीडिया तर्क कुतर्क से भर गया। प्राइवेसी को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई। दिल्ली स्थित डिजिटल राइट्स ग्रुप इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का एक लंबा चौड़ा बयान आया। लिखा गया, यह आदेश भारत के हर स्मार्टफोन को सरकार की निगरानी वाली संपत्ति बना देता है, जहां यूजर्स कुछ नहीं कर सकते। अगर ये आदेश अपने इसी फॉर्मेट में लागू होता है तो इसका मतलब सरकार का आपके स्मार्टफोन के भीतर घुसकर बैठ जाना है। कई लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले ये बताने के लिए कि ऐप कितना खतरनाक हो सकता है। ओपन सोर्स एप्लीकेशन टेस्टिंग के जरिए भी कुछ रेड फ्लैग हाईलाइट किए गए। इनके बारे में आपको आगे बताएंगे। पहले ब्रीफ में संचार साथी ऐप के बारे में जान लेते हैं ताकि चिंताएं समझने में आसानी हो। क्या है ये संचार साथी ऐप? साइबर सिक्योरिटी का टूल है जो 17 जनवरी 2025 के दिन लॉन्च किया गया। सरकार का कहना है कि ये ऐप फोन की सिक्योरिटी, आइडेंटिटी सिक्योरिटी और डिजिटल ठगी से बचाती है, क्योंकि ये सीधे सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी CEIR से जुड़ा है, जहां देश के हर फोन का IMEI नंबर दर्ज रहता है। सरकार के मुताबिक अगस्त 2025 तक इसे 50 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। दावा ये भी कि इसके जरिए 37 लाख से ज़्यादा चोरी या गुम हुए फ़ोन को ब्लॉक किया गया। ये भी करीब 23 लाख फ़ोन सफलतापूर्वक खोजे गए, ये भी बताया गया। शॉर्ट में ऐसे समझिए कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, चोर ने किसी को बेचा, वहाँ से किसी के पास गया, चूँकि फ़ोन का डेटा संचार साथी ऐप पर रजिस्टर है और IMEI डेटाबेस से जुड़ा है, तो फ़ोन के एक्टिवेट होते ही पता चल जाएगा कि ये चोरी का है। इसी तरह इस डेटा के जरिए दूसरे साइबर फ्रॉड्स रोकने में भी मदद ली जा सकती है। अब चिंताओं के बारे में बात करते हैं। इस ऐप को एक्सेस करने के लिए फ़ोन नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और एंड्रॉयड डिवाइसेस में ये रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाता है। ऐप
आपके कॉल लॉग का पूरा एक्सेस मांगता है, किसको फ़ोन किया, किसका आया। इसके अलावा आपके SMS का भी पूरा एक्सेस हो सकता है। मान लीजिए किसी यूज़र को किसी फ्रॉड की शिकायत के लिए कुछ स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं, ऐसे में इस ऐप के पास आपके फ़ोटोज़ और फाइल्स का भी एक्सेस हो जाएगा। IMEI बारकोड स्कैन करने के वास्ते ऐप के पास आपके कैमरा का भी एक्सेस होगा। चिंता जताने वालों ने एक उदाहरण और दिया, कहा कि रूस में पुतिन सरकार ने हाल ही में एक सरकारी मैसेजिंग ऐप लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल करवाया। रूस की सरकार का कहना है कि ये व्हाट्सएप का राइवल है, विरोधी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये आम जनता को ट्रैक करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए लाया गया, यानी सरकारी निगरानी है, नागरिकों की जासूसी। कुछ चिंताएं स्मार्टफोन मेकर्स और इंपोर्टर्स की तरफ से आई। कहा गया कि ये काम प्रेशर डालकर नहीं करवाया जा सकता, सरकार जागरूकता अभियान चला सकती थी। ये भी कि शॉर्ट पीरियड में सॉफ्टवेयर बदलाव करना भी आसान नहीं होगा और प्राइवेसी के महत्व को देखते हुए लोगों का भरोसा भी टूटेगा। इन्हीं सब चिंताओं के बीच विपक्ष ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया, सरकार पर जासूसी की साजिश रचने के आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कि सर्वेलेंस करने का एक और तरीका है कि आप वो ऐप कह रहे हैं किस आड़ में ला रहे हैं कि वो आपकी अगर फोन चोरी होती है, मिसयूज होता है तो ट्रैक कर पाएगा। पर अगर वो ट्रैक कर पाएगा तो यानी आपकी सारी एक्टिविटीज वो ट्रैक कर पाएगा, वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं अपने फोन से। तो ये जैसे एक बिग बॉस के हाउस में आपके ऊपर कैमरा हमेशा लगा रहता है, वैसे आपका फोन जो एकदम पर्सनल चीज है, आपकी प्राइवेट स्पेस है और प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप उसी का लगातार हनन कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप रिड्रेसल सिस्टम्स ढूंढिए, आप सर्वेलेंस सिस्टम्स बना रहे हैं। इतना क्या आपको लोगों को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है। संचार साथी ऐप ये आपके सारे इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी अपने पास रखने का, लोगों के घरों में घुसने का ये ऐप है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपकी प्राइवेसी को भंग करने का ऐप है, ये आपकी निजता को भंग करने का ऐप है। तो ये गंभीर बात है कि एक सरकार खुद ही जासूसी में लगी हुई है। पेगासस का मामला है ही है इनके ऊपर, तो ये तो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। जब आलोचनाएं और तीखी हुई और मामला हाथ से निकलता दिखा, तब मीडिया के सामने आए टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। बोले कि हमारा काम है कि इस ऐप को लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन लोग चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो, ऑप्शनल। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पर आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इधर सत्ता पक्ष के जो लोग पहले इस ऐप के अनिवार्य इंस्टॉलेशन पर तर्क गढ़ रहे थे, वो भी कहने लगे कि सरकार की मंशा जासूसी की नहीं है, ये ऐच्छिक है। कुल मिलाकर 24 घंटे के भीतर वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए। ये जो संचार साथी है, क्या उससे सरकार आपको स्नूप करना चाहती है, आपके पीछे जासूसी करना चाहती है? नहीं, NO, नो, कोई जासूसी सरकार नहीं करना चाहती है। संचार साथी ये जो ऐप है, ये आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकती है। संचार साथी कैन नॉट रीड योर मैसेजेस। संचार साथी आपके कॉल नहीं सुन सकती है। संचार साथी कैन नॉट लिसन टू योर कॉल्स, either the calls that you receive or the calls that you make. संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ जरूरी सवाल बने हुए हैं। मसलन अगर संचार साथी ऐप को डिलीट कर सकते हैं तो फोन में इंस्टॉल ही मैंडेटरी क्यों करवा रहे हैं? चोर को भी अनइंस्टॉल करना आता ही होगा। इंस्टॉलेशन का समर्थन करने वालों का कहना है कि डेटा एक्सेस किस तरह से देना है ये यूजर तय कर सकता है, लेकिन 90 दिन बाद आने वाले ऐप के बारे में साफ लिखा है कि सारे एक्सेस देना अनिवार्य होगा। हम जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर ऐप डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। ऐसे में क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि लोगों को पता हो कि ऐप में कितना डेटा देना है या डिसेबल करना है? यानी अगर ये ऐप फ़ोन में डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ भी रहेगा तो भी दिक्कत की बात है। और सवाल सरकार की मंशा पर तो उठ ही रहे हैं।
ऐसी भी क्या प्लानिंग कि एक दिन के भीतर यू टर्न लेना पड़ रहा है और इसमें भी क्लैरिटी की कमी है? हमने बात की एक्सपर्ट से। सरकार ने जो कथित तौर पर अपना यू टर्न लिया है, उस यू टर्न को समझने के लिए 5 विरोधाभास को देखने की जरूरत है। पहला, कि स्टेक होल्डर के साथ में कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया और जो बात नोटिफिकेशन में आई है उसको मौखिक बयानों से बदला नहीं जा सकता है जब तक कि नोटिफिकेशन में नहीं बदला जाए। दूसरी बात कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार टेलीकॉम और डिजिटल का विषय केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन ये जो ऑर्डर लाया गया था साइबर अपराध और फ्रॉड को रोकने के लिए लाया गया था, और जो अपराध का विषय है वो राज्य सरकारों का विषय है, तो राज्य सरकारों के साथ कंसल्टेशन नहीं किया गया। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि सरकार इस ऐप के माध्यम से अनेक सूचनाएं इकट्ठी कर रही थी। सूचनाओं का दुरुपयोग हो या नहीं हो इमैटीरियल है, लेकिन उन सूचनाओं के लिए डेटा प्रोटेक्शन जो कानून है भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है, और बगैर डेटा प्रोटेक्शन कानून के आप उन जानकारियों को कैसे उनको ले सकते हैं। चौथी बात कि जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं और निजी कंपनियां, टेक कंपनियां लोगों के मोबाइल के माध्यम से जासूसी कर रही हैं और उसके लिए बहुत सारी शिकायतें थीं, उसको दूर करने की बजाय सरकार खुद अपना प्री इंस्टॉल्ड ऐप ला रही है, जो कि सरासर एक गलत है। और पांचवी सबसे जरूरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने पुट्टास्वामी जजमेंट में निजता के अधिकार को माना था। अनुच्छेद 19 में लोगों को अभिव्यक्ति और व्यवसाय की आजादी है, 21 में जीवन के अधिकार की आजादी है, और इस ऐप के माध्यम से उन सारे आजादियों को कहीं ना कहीं से बंदिश लग रही थी। तो ये जो पूरी कवायद थी, उस कवायद में डिजिटल फ्रॉड से कोई इसका ताल्लुकात नहीं है। खोए हुए मोबाइल को खोजने के लिए यह ऐप बनाया गया है। तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो क्या इसके माध्यम से हम एक स्टेट सर्विलेंस का सिस्टम बना रहे थे, या सरकार ने बिना विचारे यह काम किया है और आगे चल करके डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सही कदम क्या उठाए जाएंगे, इसका सबक लेने की जरूरत है। याद रखिए कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप बिना ठोस केवाईसी के सिम भी नहीं खरीद सकते, और हर फोन का एक IMEI भी होता है। सिम डालते ही दोनों के लिंक होने की व्यवस्था है। केवाईसी में आधार का यूज होता है और फिंगरप्रिंट तो लगते ही हैं, यानी एकदम फुल प्रूफ व्यवस्था है। सरकारी एजेंसीज अगर चाहें तो इतने भर से फ्रॉडस्टर्स और टप्पेबाजों की क्लास लगा दें, लेकिन सिंपल तरीके से काम करने की जगह हर बार चीज़ों को जटिल बनाया जाता है। स्टेक्स पर आ जाते हैं लोगों के अधिकार और जिंदगियां। इसीलिए ऐसे हर आदेश को तर्क की तराजू पर तौला जाना जरूरी है और सवाल उठाना भी जरूरी, और हम ये करते रहेंगे। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। हमारे साथी कुलदीप आपको बता रहे हैं देश की और कौन सी हेडलाइंस हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें उमर खालिद की बेल से जुड़ा प्रसंग है और भी दूसरे मुद्दे। पहली सुर्खी संसद से शुरू करते हैं। सुबह संसद परिसर में विपक्ष ने SIR, संचार साथी ऐप और दिल्ली प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे इसमें दिखे। असर सदन के भीतर तक हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः संचार साथी ऐप और SIR पर चर्चा की दरकार बताई गई। हो हल्ला और वेल में चहलकदमी के दौर चले। राज्यसभा के सभापति अपने दूसरे ही कार्य दिवस पर नाराज होते हुए नजर आए। कुल जमा समझिए हल्ले गुल्ले का माहौल रहा। बारंबार किरण रिजिजू कल की ही तरह विपक्ष पर भड़कते हुए दिखे, लेकिन दिन खत्म होते होते कुछ चीजें स्पष्ट होने लगी। जैसे कि ये खबर आई कि अगले मंगलवार को यानी 9 तारीख को लोकसभा की कार्यवाही का पूरा एजेंडा चुनाव सुधारों पर केंद्रित रहेगा। 10 घंटे का समय इसी मुद्दे को दिया जाएगा। चुनाव आयोग के रोल, चुनावी खर्च में पारदर्शिता, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को कैसे रोकें समेत EVM की विश्वसनीयता पर भी बात होगी। इंडिया टुडे के हिमांशु मिश्रा और ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट में लिखा मिलता है कि इस सब के अलावा SIR प्रक्रिया पर भी पार्टियां अपनी बातें रख सकती हैं, लेकिन इसके पहले 9 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा होगी। लोकसभा में होने वाली चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा लेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच इस पर बात लगभग बन गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का ट्वीट भी आया, जिसमें बताया गया कि ये चर्चा दोनों दिन दोपहर 12 बजे शुरू होगी। लोकसभा स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें ये बात तय हो गई। पक्ष विपक्ष की हाँ इस पर हो गई है। अगली सुर्खी श्रीलंका फिलहाल चक्रवाती तूफान दित्वा की चपेट में है। 300 से ज्यादा मौत और लगभग उतने ही लापता हैं। वहां मदद के लिए राहत सामग्री भेज रहे पाकिस्तान की फ्लाइट को
भारत ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की मंजूरी दे दी, वो भी महज 4 घंटों में। सरकार के मुताबिक 1 दिसंबर को 1:30 बजे रिक्वेस्ट आई और शाम 5:30 बजे परमिशन भी दे दी गई। मदद ओवर फ्लाइट से भेजी गई थी, यानी विमान को भारत में लैंड नहीं करना था, केवल भारत के एयर स्पेस से गुजरना था। लेकिन कितनी भी मदद कर दो, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वहाँ का मीडिया कहने लगा कि भारत ने अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इन दावों को भारत ने बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। अधिकारियों का कहना है कि ये मंजूरी पूरी तरह से मानवीय कदम था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तल्खी आई है। उसके बाद से दोनों देशों की एयरलाइंस को एक दूसरे के एयर स्पेस से गुजरने की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने मानवीय मदद के आधार पर रास्ता खोला। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को भेजी जा रही राहत सामग्री कैसी है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक्स हैंडल से 30 नवंबर को एक पोस्ट हुई। पोस्ट में 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में पानी की बोतलें, बिस्किट, मिल्क पाउडर जैसी चीज़ें दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर में पीले रंग के पैकेट्स हैं जिन पर बवाल कटा हुआ है। इन पीले पैकेट्स पर साइड में नीचे की ओर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आप देख सकते हैं 10/2024, अक्टूबर 2024। सरल शब्दों में EXP का मतलब आप जानते हैं कि एक्सपायरी होता है, माने सामान खराब हो गया है। चलिए हम पड़ोसियों को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान में इसका कुछ और मतलब हो, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों की नज़र में इस पोस्ट पर, जैसे ही इस पोस्ट पर नज़र पड़ते ही लोगों ने पाकिस्तान को रगड़ना शुरू कर दिया। मामला हाईलाइट होते ही हाई कमीशन ने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। अगली सुर्खी, अगर कोई भारत में इलीगल तरीके से घुस आया है तो क्या उसका स्वागत रेड कारपेट बिछाकर करेंगे? ये कहना है भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। आरोप लगा कि मई 2025 में दिल्ली पुलिस ने कुछ रोहिंग्या लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। मांग की गई कि अगर उन्हें उनके देश लौटाना हो तो ये प्रक्रिया कानून के मुताबिक होनी चाहिए। मामले की सुनवाई कर रही थी CJI सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच। CJI ने वकील से पूछा कि भारत सरकार ने इन्हें शरणार्थी घोषित किया है क्या? शरणार्थी एक लीगल टर्म है, इसके लिए तय अथॉरिटी है। जिस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वो शरणार्थी स्टेटस नहीं मांग रहे, सिर्फ ये कि डिपोर्ट करना हो तो कानून के मुताबिक हो। जिस पर CJI बोले कि अगर उनके पास भारत में रहने का कानूनी अधिकार नहीं है और वे घुसपैठिए हैं तो क्या हम उत्तर भारत की बेहद संवेदनशील सीमा पर आए किसी घुसपैठिए का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करें? CJI ने आगे कहा कि पहले आप अवैध रूप से एंटर करते हैं, सुरंग खोदकर या बाढ़ काटकर भारत में दाखिल हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि अब मैं आ गया हूं, इसलिए भारत के कानून मेरे ऊपर लागू हों और मुझे खाना, रहने की जगह, बच्चों को शिक्षा मिले। भारत में पहले से ही करोड़ों गरीब नागरिक हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी दर्जे के घुसपैठियों को कानून का पूरा लाभ नहीं दिया जा सकता। बेंच ने मामले को अन्य रोहिंग्या पिटीशंस के साथ जोड़ने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट से ही एक और अपडेट है। दिल्ली दंगों के आरोपियों उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें रखी। बोले कि उमर खालिद की 2020 वाली अमरावती स्पीच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है और कम्युनल तो एकदम नहीं है। ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस की लेट लतीफ़ी की वजह से ट्रायल 334 दिनों से रुका हुआ है और इस तरह से इन सबको जेल में रखना ही सज़ा बन गया है। सिब्बल ने एक बड़ी दलील और रखी। सिब्बल ने कहा कि अगर खालिद को रिहा किया जाता है तो भी अदालत के पास ताकत रहेगी, ताकत ये सुनिश्चित करने की कि खालिद स्टेट यानी राज्य को खतरे में डाल सकने वाली किसी कथित गतिविधि का हिस्सा ना बने। यही दलीलें गुलफिशा फातिमा और शर्जील इमाम की ओर से भी दी गई। अब कल यानी 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बैक टू सौरभ। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, दिल्ली NCR की और देश के कई बड़े इलाकों की, महानगरों की हवा अभी भी प्रदूषित है। तमाम नए मुद्दे हैं जो हेडलाइंस बन रहे हैं, लेकिन हवा की परवाह नहीं की जा रही है। और दिल्ली वालों को ये भी याद रखना होगा कि जिस यमुना की सफाई के दावे किए जा रहे थे, वहाँ वापस से झाग उठ रहा है। रोज़ सुबह उठते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, शंघाई में इतने पर यह बैन कर दिया जाता है, लंदन में इतने AQI पर बंद कर दिए जाते हैं स्कूल आदि इत्यादि। हम पढ़ते हैं और सोचते हैं, एक तरफ विश्वगुरु का दावा है, दूसरी तरफ हवा और पानी जैसे बुनियादी हकों से भी हम वंचित हैं क्योंकि हम और आप निरंतर सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल पूछने का सिलसिला चलता रहेगा। शुभ रात्रि।